हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। रेडिएशन का हमारे पास मीडियम के साथ इंटरेक्शन क्या होगा। पिछली वीडियो में हमने रेडिएशन के बारे में पढ़े थे और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। और आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन हमारे पास 5 टाइप्स से होते हैं। नंबर 1 पर है कोहेरेंट स्कैटरिंग, नंबर 2 पर है कैम्पटन स्कैटरिंग, नंबर 3 पर है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन और हमारे पास नंबर 4 पर है पेयर प्रोडक्शन और लास्ट पे हमारे पास जो है वो है फोटो डिसइंटीग्रेशन। ये स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, एटेन्यूएशन किसे कहते हैं और स्कैटरिंग कब होती है। तो इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। एक एटेन्यूएशन किसे कहते हैं? व्हेन रेडिएशन पास थ्रू द मीडियम। एटेन्यूएशन होकर जब हमारे पास रेडिएशन जो है वो किसी भी मीडियम से पास हो जाए तब हमारे पास एटेन्यूएशन होगा। मतलब ये है कि जब हम एक्सरे करते हैं, अगर एक्सरे पेशेंट की बॉडी से हिट होकर डिटेक्टर तक जा पहुँचे तब हमारे पास एटेन्यूएशन होगा। जब हमारे पास एटेन्यूएशन होगी तो दो चीज़ें हमारे पास होंगी। नंबर 1 पर जो है वो है एब्जॉर्प्शन होगी या फिर स्कैटरिंग होगी। आप जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? रेडिएशन विच कैन नॉट पास थ्रू द मीडियम। वो रेडिएशन जो हमारे पास मीडियम से पास नहीं होंगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और दूसरा हमारे पास स्कैटरिंग जो है वो इट पास बट कैन नॉट मेंटेन द डायरेक्शन। स्कैटरिंग में हमारे पास रेडिएशन पास तो होंगी लेकिन वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाएंगी। वो सेम एनर्जी के साथ किसी दूसरी तरफ ट्रेवल करेंगी। उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। सो अभी हम पढ़ेंगे कि कोहेरेंट स्कैटरिंग किसे कहते हैं। कोहेरेंट स्कैटरिंग के दूसरे भी कुछ नाम हैं जो जैसे कि अनमोडिफाइड, क्लासिकल या फिर इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहेंगे। इसको पहली बार थॉमसन नामी एक फिजिस्ट ने 1897 में पहली बार इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई की थी। इसने इसकी वजह से इसको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। अब हम जानेंगे कि कोहेरेंट स्कैटरिंग क्या होती है। इन कोहेरेंट स्कैटरिंग द इंसिडेंट एक्सरे इंटरेक्ट विद a target atom cause the atom to become excited। जब हमारे पास कोहेरेंट स्कैटरिंग में जब एक्सरे एटम के साथ टकराता है तो वो एटम एक्साइटेड स्टेट पर चला जाता है। दिस एटम रिलीज दिस एक्सेस एनर्जी एज स्कैटरिंग एक्सरे विथ वेवलेंथ इक्वल टू दैट ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे। जब ये एटम हमारे पास अपनी एक्सेस एनर्जी को रिलीज़ करता है तो वो स्कैटरिंग एक्सरे के फॉर्म में होता है और ये इसकी वेवलेंथ और इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ हमारे पास इक्वल होती है, बराबर होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। However, the direction of the scattering X-ray different from the incident X-ray। ताहम हमारे पास स्कैटरिंग एक्सरे की सिम जो है वो मुख्तलिफ होगी इंसिडेंट एक्सरे के बरक्स। ये लो एनर्जी होती हैं, इसकी वजह से हमारे पास इमेज में नॉइज़ भी पैदा होती है और ये इमेज की कंट्रास्ट को कम कर सकती है। ये हमारे पास मेमोग्राफी में यूज़ होते हैं और इसकी जो हमारे पास एनर्जी है वो 15 टू 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो और इसका जो 5% है वो हमारे पास डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में यूज़ में आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि कैम्पटन स्कैटरिंग क्या होती है। Compton scattering, the incident X-ray interact with an outer shell electrons and eject it from an atom, thereby ionize the atom। हमारे पास कैम्पटन स्कैटरिंग जो है इसमें जो इंसिडेंट एक्सरेज हैं ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको निकाल देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं और एटम जो है वो आयोनाइज हो जाता है। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन कैम्पटन इलेक्ट्रॉन। वो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए थे उन्हीं को हम कैम्पटन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एक्सरे कंटिन्यूस इन ए डिफरेंट डायरेक्शन विथ लेस एनर्जीज। जो एक्सरेज थी वो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन पे ट्रेवल करेगी लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। एंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर एक्सरेज इज लॉन्गर देन द इंसिडेंट एक्सरेज। जो स्कैटर एक्सरेज होंगी उनकी वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होगी, लॉन्गर होगी इंसिडेंट एक्सरेज से और ये हमारे पास डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में भी यूज़ होते हैं।
इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इफ़ द फोटॉन्स डायरेक्टली हिट द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब हमारे पास फोटॉन्स जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को अगर डायरेक्टली हिट करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल करेंगे। यानी कि फोटॉन्स डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को जब आउटर वैलेंस शेल में हमें होता है जो वहाँ से वो रिमूव करता है तो वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन पर ट्रेवल करता है। एंड स्केटर फोटोन विल बी स्केटर बैक विद 80 डिग्री। जब हमारे पास स्केटर फोटॉन्स हैं वो हमारे पास स्केटर बैक हो जाते हैं 180 डिग्री में। द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट मैक्सिमम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी उनकी होती है जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को मिलती हैं, और जो हमारे पास मिनिमम एनर्जी है वो हमारे पास स्कैटर फोटॉन को मिलती है। और जो दूसरे नंबर पर है वो है इफ़ द फोटॉन्स मेक ए ग्रेजिंग हिट विद द इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड ए राइट एंगल। जब हमारे पास फोटॉन्स पहले वाले पे तो हमारे पास फोटॉन्स जो थे वो हमारे पास डायरेक्टली हिट करते थे, और यहाँ पे कह रहा है कि जब हमारे पास फोटॉन्स ग्रेजिंग फॉर्म में अगर हिट करेंगे, ग्रेजिंग मतलब ये है कि टकरा कर जाना, इसी तरह ये है जो कर्व फॉर्म में आके हिट करके चले जाए, वह उस टाइम हमारे पास क्या होता है, तो उस टाइम हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इमिट राइट एंगल में इमिट हो जाते हैं। जब ये फोटॉन्स ग्रेजिंग करके निकल जाए तो फिर हमारे पास राइट एंगल में जो स्कैटर फोटॉन्स हैं वो निकल जाएगा, मतलब ये कि स्कैटर हो जाएंगे। एंड द स्कैटर फोटॉन्स विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स हुए थे वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन पर चले जाएंगे जो कि 0 डिग्री एंगल पर। इन दिस collision, the electron receive maximum energy and scatter photons goes with minimum energy। इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी है वो स्कैटर फोटोन को मिलता है, और जो मिनिमम एनर्जी है वो हमारे पास आके जो है इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। और जो स्कैटर होते हैं इनमें इनका रेडियोलॉजी में कुछ रोल नहीं होता है, बल्कि ये हमारे पास इमेज कंट्रास्ट को कम कर देती हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो नंबर 1 पर जो है वो है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैम्पटन स्कैटरिंग डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए मीडियम। हमारे पास कैम्पटन स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर। मीडियम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी है उस पर डिपेंड करती है। नंबर 2 पर है probability of Compton interaction decreases with increases X-ray energies। हमारे पास कैम्पटन की इंटरेक्शन डिक्रीज होगी जब हमारे पास एक्सरेस की एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी। जितनी एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है उतनी ही हमारे पास कैम्पटन स्कैटरिंग के चांस कम हो जाते हैं। नंबर 3 पर है हाइड्रोजनस मटेरियल्स हैज़ हायर प्रोबेबिलिटी फॉर कैम्पटन स्कैटरिंग। हाइड्रोजीनियस मटेरियल जो होते हैं उसमें कैम्पटन स्कैटरिंग की चांसेस ज़्यादा होती हैं। अब हम थर्ड टाइप को पढ़ते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन क्या होती है। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ए photons of energy electrons collide with an atom and ejects one of the bound electrons from the K shell or L shell। जब हमारे पास इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करता है बाउंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो वहाँ से उसे रिमूव कर देता है। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वो जो रिमूव हुआ था उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड इट हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी। वह जो उसकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी के साथ। इन दिस प्रोसेस ऑल द इंसिडेंट फोटॉन्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स। और इस प्रोसेस में हमारे पास जो भी इंसिडेंट फोटॉन्स होती हैं वो अपनी पूरी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, तभी ये इस इलेक्ट्रॉन्स को वो यहाँ से रिमूव कर पाता है। दूसरी टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।